ये वाला अभ्यास कक्षा 7 हमारा है आंकड़ों का प्रबंधन। अब आंकड़े क्या होते हैं तुम कहोगे ना, तो आंकड़े का मतलब होता है अंक। बहुत सारे अंक जो होते हैं उनको हम आंकड़े कहते थे। अंक माने कि कोई भी अंक हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग शहरों के तापमान, टेम्परेचर मतलब, या फिर क्रिकेट में कितने रन बने, या फिर इस महीने कितनी बारिश हुई, कितने कौन से दिन में कौन सी कितनी बारिश हुई। इस तरह के जो जितने भी अंक होंगे उनको आंकड़े कहा जाता है। जैसे कि देखो नीचे एक टेबल दे रखी है, नगरों के तापमान लिखा हुआ है। तो अहमदाबाद में अधिकतम 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, न्यूनतम 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे हर एक जगह का दे रखा है। देखो ये सब आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। तो इन आंकड़ों के बारे में है, तो इन आंकड़ों से हमें क्या समझ में आता होगा? आंकड़ों से क्या समझ में आता है हमको कि जैसे मान लो बारिश हुई है, इस महीने कितनी बारिश हुई है, तो इस महीने का हम क्या करते हैं कि एक औसत निकालते हैं, एवरेज निकाला जाता है। तो हमें एवरेज निकालने के लिए चाहिए हो सकता है हम ये देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में कितने बच्चे कितना काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अधिकतर बच्चे कितना काम कर रहे हैं, 100% कर ले रहे हैं या आधा आधा छूट जा रहा है। तो ये भी आंकड़ों से पता लग गया है। जैसे कि मैंने तुमको एक टेस्ट करने को दिया था और तुम लोगों में से सिर्फ एक कृष्ण ने मेरे को करके दिखाया, तो उससे क्या पता लगा कि 8 में से एक बच्चे ने मुझे काम करके दिया, तो वो उसको भी हम 0 ही मानेंगे, वो भी कोई काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास का काम, हम अपने रोज का काम देख सकते हैं। तो इसलिए आंकड़ों का प्रबंधन होता है। उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आंकड़ों के बारे में जानकारी होती है। जैसे गाड़ी बना रहे हैं तो कितनी गाड़ियां कौन से महीने में बिक रही हैं, कौन से दिन में कितनी गाड़ी बिक रही है, सबसे ज्यादा गाड़ी कब बिकी। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि आंकड़ों के बारे में संग्रह किया जाता है आंकड़े, ठीक है। जैसे गणित में मान लो हमने अपनी कक्षा में प्रदर्शन देखना है, फुटबॉल या क्रिकेट में भारत के प्रदर्शन को देखना है, या आपके आसपास के परिवार में 5 साल से कम आयु के बच्चों की संख्या देखनी है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब आंकड़ों का संगठन करना पड़ता है। पहले आंकड़ों का संगठन माने कि सही तरीके से उनको लिखना पड़ता है, ठीक। इसमें एवरेज जो होता है, एक शब्द है एवरेज, एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत, ठीक है। औसत जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कोई लड़की है, मान लो भूमि, भूमि अपनी पढ़ाई पर प्रतिदिन औसतन लगभग 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। औसतन 5 घंटे का समय का मतलब क्या है कि 5 घंटे कम से कम, करीब करीब, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। हो सकता है 5 से थोड़ा कम हो, या कभी 5 से ज्यादा भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है, कभी 6 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है। तो औसतन इतना समय व्यतीत करती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं इस वर्ष का औसतन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, या मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो ये औसत का क्या मतलब है? देखो अभी हम इसमें अभी हम एक सवाल करेंगे, उसमें सीखते हैं, ठीक है। और ये जो औसत है इसी का एक नाम है माध्य, ठीक है। इसको बोलते हैं माध्य। जैसे कि हम कहेंगे कि एक संतरा मान लो 10 रुपए का आया, कहीं एक संतरा और जरा बड़ा था तो 15 रुपए का आया, और एक संतरा छोटा सा था तो 5 रुपए का आया। तो हम क्या कहेंगे? मान लो हमारी माँ ने पूछा कि भाई कैसे कितना के लाए संतरे, तो हम क्या कहेंगे? करीब करीब 10 रुपए के थे। ना हम 5 बताएंगे ना हम 15 बताएंगे, तो करीब करीब 10 के थे। ये औसत मान हो गया, ठीक है। तो इसको अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं, या समांतर माध्य भी कहते हैं, या माध्य भी कहते हैं। खाली मीन इंग्लिश में बोलते हैं, मीन, MEAN, मीन। तो इस तरह के सवाल अब की बार हमको इस वाले अभ्यास में करने हैं, ठीक है। तो अब किस तरीके से करेंगे सवाल, देखो इसमें ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सारणी बनानी है इसकी। सारणी का मतलब क्या होता है? एक टेबल जैसी बनानी होती है, इसको हम सारणी कहते हैं। टेबल बना रखी मैंने, इस तरह की चीज जो है उसको सारणी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मूल्यांकन में प्राप्त अंक हैं, ये 4, ये 6, ये 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9,
6, 5, 8, 4, 6, 7 ये सब अलग अलग बच्चों को मिले हुए अंक हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमसे कह रहे हैं कि एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सारणी बनानी है। तो हमने सारणी बनाने के लिए ये बना रखा है, तो इसको हम सारणी भी कह सकते हैं, टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। देखो, तो सबसे पहले वाले खाने में हमने लिखा अंक, खाली सारणी बनानी है हमको। ठीक है, तो इस सबसे पहले में लिखा हमने अंक, ये अंक है, या हम इसको आंकड़े भी कह सकते हैं। और दूसरे बारे में लिखा मिलान चिन्ह। अब मिलान चिन्ह क्या होते हैं भी बताती हूँ। ठीक है, और तीसरे वाले खाने में लिखेंगे हम बारंबारता, मतलब कौन सा अंक कितनी बार आया है, इसका ये मतलब हो। ठीक है, तो अब ये क्योंकि हम सही तरीके से बना रहे हैं, सारणीबद्ध तरीके से बना रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखो इसी में देखो। ठीक है, अच्छे से जरा बड़ा दिखाती हूँ मैं तुमको। देखो, सबसे पहले जो अंक लेंगे, क्योंकि सारणीबद्ध है, ये सारणीबद्ध का मतलब है या तो हम तरीके से, जैसे तुम ये प्रेयर करने को खड़े होते हो, तो प्रेयर करने को खड़े होते हो, सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा नहीं लग जाता, या सबसे बीच का बच्चा नहीं लग जाता, सबसे छोटे बच्चे को तुम आगे करते हो, उसके बाद जरा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से करते हो ना। तो सारणीबद्ध क्रमबद्ध रूप में खड़े होते हो तुम। तो इसको, ये क्योंकि सारणी है तो हम इसको क्रमबद्ध नहीं कहेंगे, हम इसको सारणीबद्ध कहेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक को लिखेंगे, क्योंकि एक सबसे पहले है, छोटा है, एक कहीं और तो नहीं है, जरा ध्यान से देख लो, बस इसको ध्यान से देखना है। इसमें ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से कर रहे हैं। देखो, कहीं भी एक दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ दो उसको, तो मिलान चिन्ह उसमें यही रहेगा, और बारंबारता एक ही रहेगी इसकी, क्योंकि एक ही बार आया है। अब इससे बड़ा होता है दो, एक से बड़ा दो होता है, ये पता होगा तुमको। दो को ढूंढो, देखो दो एक बार, दो एक बार, और दो बार हो गया, और कहीं नहीं है दो, तो अंक दो जो है वो दो बार है, और उसकी बारंबारता भी दो है। ठीक है, अंक तीन की बारी आई, अब एक बार तीन, अंक तीन की बारी आई, एक बार तीन, फिर देखो एक ही बार है तीन, तो उसकी बारंबारता एक ही हो गई। अब अंक चार की बारी आई, एक बार चार, एक बार चार, फिर दूसरी बार चार, एक डंडा यहाँ पे और खींच दो मिलान चिन्ह में, एक बार चार, ध्यान से। ठीक है, एक बार चार, फिर ये दूसरी बार चार, फिर तीसरी बार चार, देखो तीन बार है चार, तो तीन डंडे खींचे, और बारंबारता कितनी हो गई, तीन। अब चार के बाद फिर पांच की बारी आएगी, पांच कितनी बार है, देखो एक बार पांच, दूसरी बार पांच, तीसरी बार पांच, चौथी बार पांच, फिर एक पांच और आ गया, यानी कि अब पांचवी बार पांच कैसे करेंगे, ये पांच हो गए, एक गट्ठर बन गया, लकड़ी का गट्ठर बन गया, ये पांच का गट्ठर है। फिर अब नहीं है आगे को, तो बारंबारता इसकी कितनी हो गई, पांच। फिर छह की बारी आई, अब छह देखो, एक बार छह, फिर दो बार छह, तो इसमें देखो कहीं भी मिसिंग नहीं होगी। हाँ, तुम दोनों हाथों का यूज करो। तीसरी बार छह, चौथी बार छह, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, चार। देखो कुछ भी करने की, जोड़ना घटाना कुछ करने की जरूरत नहीं है। छह के बाद सात की बारी आएगी, एक बार सात, फिर दूसरी बार सात, दो ही है, तो इसकी बारंबारता कितनी हुई, दो। आठ, आठ नंबर कितना है, देखो आठ नंबर कितनी बार है, आठ नंबर सिर्फ एक बार आया है, तो आठ की बारंबारता हो गई एक। फिर नौ की बारी आई, नौ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये नौ है, नौ कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है नौ, तो इसकी बारंबारता भी एक ही हुई। अब इससे आगे तो है ही नहीं, तो सबसे बड़ा कौन है, नौ, और सबसे छोटा कौन है, एक। तो ये सारणीबद्ध तरीके से लगाने में पता लगा कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। यानी कि हम जैसे लाइन में लगेंगे तो सबसे छोटा बच्चा कौन है, सबसे बड़ा बच्चा कौन है क्लास में, ये पता लग जाएगा हमको। ठीक है, तो ये तो पहला वाला क्वेश्चन सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए कहा, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अगर हमें इसको 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो एक नंबर हमारा ये सारणीबद्ध बनाने में, यानी कि ये सारणी बनाने में मिलेगा, दूसरा नंबर इसमें मिलेगा, तीसरा इसमें मिलेगा, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, ऐसे करके अंकों को बांटा जाता है। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या,
कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखो आराम से देखो, 9 नंबर बड़ा है सबसे, 9 अंक है ना। तो पहले का आंसर क्या है, 9 अंक। बस एक क्वेश्चन, एक बार लिख ही रखा है क्वेश्चन, आंसर लिखने की जरूरत, अब क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 अंक सबसे बड़ा है। ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या था, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो एक सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे आंसर, आंसर नंबर 2 है, एक अंक सबसे छोटा है। या खाली एक भी लिख देते हैं तो भी आंसर वही है। ठीक है। फिर अगला क्या करें, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। इन आंकड़ों का, ये जो आंकड़े हैं इनका परिसर क्या है। तो इनका परिसर कैसे निकाला जाता है, देखो आंकड़ों का परिसर कैसे निकालेंगे। परिसर का क्या मतलब होता है, देखो तो परिसर बराबर जो सबसे बड़ा अंक है उससे जो सबसे छोटा अंक है उसको घटा दो। तो 9 ऋण 1 यानी कि परिसर कितना आया, 8। हो गया आंसर। कितना आसान है, देखा। परिसर का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा अंक है जो सबसे बड़ा अंक है, इन दोनों को देखो, तो बड़े वाले अंक से छोटे अंक को घटा दो। मान लो एक बच्चे की उम्र तुम्हारी क्लास में 10 साल है और एक की उम्र 15 साल है। मान लो उसने पढ़ नहीं पाया, उसको 15 साल हो गए, एक क्लास में ही उसको 15 साल हो गए। तो इनका परिसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़े वाले बच्चे की उम्र से सबसे छोटे वाले की उम्र घटा दो, परिसर क्या आ गया, 5। ठीक है, इसको परिसर बोला जाता है। फिर अगला क्या है क्वेश्चन, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य का मतलब देखो, अब माध्य का मतलब क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे, मैंने अभी बताया था। माध्य मीन्स, माध्य माने क्या होता है, बीच का अंक, बीच का अंक। ठीक है। तो ये जो अंक हैं, इन अंकों को सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो अंक हैं सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो कैसे, क्या जोड़े, कैसे जोड़ेंगे हम इसको, हाँ, तो इनका योग कितना हो गया, देखो इनका, इन सबको जोड़ देंगे, जितने भी अंक थे, ये ऊपर जो दिखाई दे रहे थे ना, जितने भी अंक थे ये, इन सबको जोड़ देंगे। तो हमने छोटे छोटे अंक हैं, इसको ऐसे लिख दिया हमने, 4 धन 6 धन 7 धन 5, जो जो थे वो क्वेश्चन में वो सब जोड़ दिए, जोड़ जोड़ करके लिखे हैं। उतना बट्टे जितने अंक हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अंक हैं। तो 20 से इनको उसको भाग देंगे, जो भी इसका टोटल आएगा। ठीक है। और इन सबको जोड़ा तो इनका टोटल आ रहा है 100। ठीक है। तो 100 को भाग देना है 20 से। 20 को पहाड़ा तुम्हें आता होगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, यानी कि माध्य कितना है, 5। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये अंक दे रखे हैं, इनमें से न छोटा अंक न बड़ा अंक, न सबसे छोटा अंक 1 न सबसे बड़ा अंक 9, कोई भी माध्य नहीं है। माध्य कौन होगा, 5। 5 क्योंकि ना 1 के ज्यादा नजदीक है ना 9 के नजदीक है, बिल्कुल बीच का अंक है। तो इसलिए हम 5 को माध्य कहते हैं। ठीक है। इसको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, तो तब तुम्हारी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये, उससे भी पहले ये देखो कि पूर्ण संख्या होती क्या है। ये मैं कक्षा 6 में बता रखा है वैसे, लेकिन शायद तुम भूल गए होगे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। देखो, पूर्ण संख्या होती है ऐसी संख्याएं, देखो संख्या शुरू होती है 1 से। अगर हम कोई भी गिनती शुरू करते हैं, कोई भी चीज को गिनते हैं, जैसे एक किताब हम कहते हैं, 0 किताब नहीं कहते हम, एक किताब, एक कॉपी, 2 पेंसिलें, ऐसे कहते हैं ना। तो हम अंक शुरू करते हैं, गिनना हम शुरू करते हैं 1 से, 1 फिर 2 फिर 3 4 5, हम सिर्फ ऐसे करके 9 तक काउंट कर सकते हैं। 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। अब हमारे पास क्योंकि 0 तो है नहीं, है ना, तो 0 की खोज तो बहुत बाद में हुई। कहते हैं 0 की खोज भारत में ही हुई। तो आर्यभट्ट ने इसकी खोज करी। हमारे जो बहुत पुराने वैज्ञानिक थे, अन्वेषणकर्ता थे, या फिर गणितज्ञ थे, उन्होंने 0 की खोज की, कहते हैं। तो ये 0 की खोज बहुत बाद में हुई, लेकिन उससे पहले तक हम 9 तक काउंट कर सकते थे।
9 ही तक गिनते, फिर दोबारा से 9 तक गिनेंगे, फिर दोबारा से 9 तक गिनेंगे, ऐसा होता था। तो अब जब जीरो की खोज हुई तो सबसे पहले लगाया गया जीरो, शून्य। तो 9 के बाद तब हमको एक के साथ फिर हमने जीरो रखना शुरू करा, और फिर एक के साथ 2 जीरो रखे तो हमने उसको 100 कहा, इसको 10 कहा। तो अलग अलग अंक आते गए, फिर जीरो जीरो से तो हजारों लाखों करोड़ों संख्याएं बन गई, अरबों अनगिनत संख्याएं बन गई जीरो लगाने के बाद। ठीक है, तो हम ये जीरो कब लगा, जब संख्याओं में पहले, उससे पहले हम एक से काउंट करना शुरू करते थे। एक से ही अभी भी एक से ही करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि एक टॉफी दो, तुम अगर अपनी मम्मी से मांगोगे कुछ चीज, कहोगे 1 रुपया दो, 0 रुपया दो तो शायद कभी नहीं कहते होगे, 0 रुपया तो कोई मतलब ही नहीं हुआ है ना। तो 1 रुपया दो कहते होगे, या 2 रुपया दो, या एक टॉफी दे दे मुझे, ऐसा कहते होगे। जीरो टॉफी नहीं कहते होगे। लेकिन संख्याएं पूर्ण कब हुई, जब शून्य शुरू हुआ। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं एक से शुरू होंगी, और पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से शुरू होंगी, तब वो पूर्ण हुई, पूरी हुई संख्या। ठीक है, तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं क्या हो जाती हैं फिर? पहली 5 पूर्ण संख्या हो जाती हैं जीरो, लिखते हैं पहली 5 पूर्ण संख्या। क्या क्या है? 0 प्लस 1 2 3 फिर 4, ये हो गई 5 संख्या। 1 2 3 4 5 हुई 5। इन सबको प्लस कर दो और उसको भाग कितने से दो? ये जितनी संख्या है उतने से, 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग दे दो। ठीक है, अब समझ में आया होगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 4 में 3 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में शून्य जोड़ेंगे 10 ही रहेगा। 10 भागा 5, 5 का भागा 10 में 2, 5 दूनी 10, 5 से 10 को भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये जो 2 है, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। माध्य मैंने बिल्कुल बीच का। देखो अगर हमने इसको सही तरीके से लगा रखा है तो दिखाई दे रहा लगा हुआ है। पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, सबसे आगे 0 होता है, क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मान होता है। अगर एक के पीछे लगा दो तो देखो 10 हो गया। 10 तो ये 1 से बहुत ही बड़ा हो गया। 100 2 जीरो लगा दो तो और भी बड़ा हो गया, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई मान नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये 1 से छोटा माना गया, तो इसलिए 1 से आगे खड़ा हुआ है। तो इन सब में माध्य यानी कि बीच की संख्या कौन दिखाई दे रही है? 2 दिख रहा है ना। एक क्रम से लगी हुई है और एक के बाद एक आने वाली संख्या है, इसलिए 2 जो है ये अपने आप बीच का अंक आ गया। तो माध्य यानी कि बीच का जो है। ठीक है, ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन और देख लो। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में भी उतारेंगे, फिर मैं इसकी फोटो खींच के भेजूंगी। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में ये रन बनाए हैं। तो कह रहे हैं कि उसका माध्य स्कोर या रन बताइए। तो हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ना है, और 8 पारियां हैं क्योंकि, इसलिए 8 से उसको भाग देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, बहुत आसान है, बस इसको ध्यान से सुनना है तुमने। माध्य बराबर क्या हो गया? 58, और दूसरी पारी में बनाए 76, तीसरी में बनाए 40, चौथी में बनाए 35। कोई भी अंक इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान से उतारना है। फिर 46, फिर 50, फिर 0, फिर 100। देखो 0 भी लिखना जरूरी है। अब इनके बीच में प्लस प्लस लगा दो, कहीं 3 और 5 के बीच में मत लगा देना, क्योंकि 3 और 5 कहीं नहीं है। 35 जरूर है। बट्टे कितने पारियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पारी। एक पारी में इसने 0 बनाए हैं, लेकिन पारी तो एक खेली है ना, इसलिए 7 नहीं कहेंगे, हम 8 पारियां कहेंगे। अब इन सबको टोटल करना है, तो सबका टोटल कितना हुआ देखो। तो ये अलग से लिख लिया मैंने। अब इनको टोटल करेंगे। ठीक है, तो इनका टोटल आता है 8 और 6 14, 15 16 17 18 19, 20 21 22 23 24 25 का 5 ऐसे लग गया 2। 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 और 7 14, और 7 21, 22 23 24 25, 25 और 5 30 का शून्य ऐसे लगा 3, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 405 हो गया इसका टोटल। ऊपर लिखेंगे हम 405 बट्टे 8, ये 8 ऐसे ही उतरा है देखो। अब 405 को 8 से भाग दे दो,
जैसे हमने ऊपर वाले में करा था वैसे यहाँ भी भाग देंगे। 8 से 40 को भाग दो 8, 8 से 4 को भाग देंगे तो शून्य बार जाएगा। ये शून्य लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 8 का भागा 4 में 0 बार गया है। अब 40 में करेंगे भाग देने की कोशिश। 8 पंजे 40, ठीक है। अब 5 में भी नहीं जा सकता 8 का भागा, क्योंकि 8 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं है। तो 5 कितनी बार आता है? 0 बार, यानी कि भागा कितनी बार गया? 0 बार। अब हम दशमलव लगा करके शून्य बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम माध्य निकालेंगे। तो कोई क्रिकेट खिलाड़ी जो है जब रन बनाता है तो वो पॉइंट में तो बनाता नहीं है, आधा रन तो बनाएगा नहीं, आधे रन को तो काउंट करा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम कहेंगे 50, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा, माध्य जो है हमारा आएगा 50 रन, ठीक है, 50 रन। समझ गए यहां पर क्या चक्कर हुआ? ये क्या हुआ? ये कि ये 5 बचा है, अगर हम दशमलव लगा करके शून्य बढ़ा करके आगे को करते इस सवाल को, तो 8 का पहाड़े में 8 पंजे 40, 8 छक 48 आता, 8 छक 48 आता है ना, 6 और जाता। 50.6 रन किसी ने बनाया आज तक? तुम लोग क्रिकेट खेलते हो तो 50.6 तो कोई भी नहीं कहता। दशमलव का मतलब है, दशमलव का मतलब है कि 1 से कम। तो 1 से कम अगर तुम आधा भागे हो तो उसको आधा रन थोड़ी कहेंगे हम, इसलिए इसको हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका माध्य हुआ 50 रन। तो इस तरीके से माध्य निकाला जाता है। तो पहले पार्ट में हमारा सिर्फ माध्य ही माध्य है। तो किस तरीके से माध्य निकाला जाता है समझ गए? कि जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ेंगे और जितने बार वो अंक दिए हैं उतने बार से उसको भाग देंगे, तो जो आएगा वो ही हमारा आंसर होगा, ठीक। थैंक यू बेटा।